सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज बीए और बीएड के तृतीय वर्ष के विद्यार्थी उनके पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का अध्ययन करने से पूर्व हम इसकी पूर्व पीठिका पर थोड़ी दृष्टि डालते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित एक पुस्तक का नाम था, जो 1929 में प्रकाशित की गई। ये ऐसा इतिहास था हिंदी साहित्य का जो सर्वमान्य था, जो मानव दृष्टिकोण पर खरा उतरा था। बशर्ते कमियां त्रुटियां इसमें भी थी, लेकिन वो त्रुटियां इतनी ज्यादा मान्य नहीं रखती थी। यानी ये सर्वगुण सर्वमान्य इतिहास लिखा गया था, जो आद्यतन हिंदी विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए आज भी उसको पढ़ा जाता है और वो हिंदी की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको मुख्य चार कालखंडों में बांटा। आदिकाल, उसके बाद भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, है ना। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल इसको पूर्व कक्षाओं पढ़ चुके, लेकिन जो तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में आधुनिक साहित्य का हिंदी काल दिया हुआ है। आधुनिक साहित्य का हिंदी काल जो दिया हुआ है, इसके अंतर्गत आज हम आधुनिक युग को पढ़ेंगे और आधुनिक युग में हिंदी साहित्य की हिंदी साहित्य का क्या विकास था, उसकी क्या परिस्थितियां रही है ना, उसकी जो विकास की दौड़ है वो कहां तक चली, किन किन परिक्षेत्रों में, किन किन क्षेत्रों से होकर हिंदी साहित्य का विकास हुआ, किन किन मोड़ों से होकर गुजरी हिंदी साहित्य का विकास। दूसरी बात, इस काल आधुनिक काल में भारत की भी जो राजनीतिक है, धार्मिक है, सामाजिक है, आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी, वो भी उनमें भी बड़ा परिवर्तन और आंदोलन देखने को मिलता है। तो देख लिए, शुरू करते हैं। रीतिकाल में हम देखते हैं, रीतिकाल इससे पूर्व, आधुनिक काल से पूर्व रीतिकाल आता है। रीतिकाल, अब रीतिकाल के अगर विशेषता को हम देखें तो वो अलंकारिकता थी, उसमें अलंकारिकता, है ना, अलंकारिकता, उसमें अलंकारिकता थी, छंदबद्धता थी, छंद प्रियता थी, है ना, दर्शन प्रियता थी, दर्शन प्रियता, अलंकारिकता, छंद प्रियता थी, दर्शन प्रियता थी, श्रृंगारिक, देह श्रृंगार को महत्व दिया गया, देह श्रृंगार को महत्व दिया गया था, है ना। तो कहने का मतलब है कि इस युग में जो काल था उसमें कवियों ने जो अपनी काव्य रचनाएं लिखी, उसमें अलंकारों का अधिक महत्व दिया जाने लगा, अलंकारों पर ज्यादा महत्व दिया जाता था और अलंकारों से काव्य रचना को चमत्कृत किया जाता था। मतलब अलंकार युक्त कविता ही काव्य रचना ही कविता की श्रेणी में मानी जाती थी, ठीक है ना। छंदबद्धता, इसमें कवियों ने अलग अलग छंदों में, यानी छंदों में काव्य रचना की थी और प्रचुर मात्रा में की थी, यानी छंदबद्ध रचना ही काव्य के अंतर्गत मानी जाती थी, है ना। इसी प्रकार दर्शन प्रियता, इसमें वस्तुओं पर, विषय वस्तुओं की दर्शन प्रियता पर ज्यादा बल दिया जाता था। देह श्रृंगार, इसमें जो श्रृंगार था, श्रृंगार सबसे पहले तो इसको श्रृंगार काल कहा गया, रीतिकाल, है ना, अलंकृत काल कहा गया, क्योंकि इसमें श्रृंगार विषय को लेकर श्रृंगार पर सबसे ज्यादा काव्य रचना की गई। इसका संपूर्ण काल में श्रृंगारिक रचना ही बहुत याद से की जाती थी। इस काल को मुख्य रूप से श्रृंगारिक काल कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें जो श्रृंगार था वो अश्लीलत्व को प्राप्त था, मादक था, वासना से युक्त था, और इसका जो श्रृंगार था वो मानसिक श्रृंगार था, है ना, देह युक्त श्रृंगार था। नायक नायिका के नक्श
का नक्शे वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब था इसमें न जीवन का दर्शन था, न जीवन की सत्यता थी, न जीवन का यथार्थ बोध था, है न भाव थे कविता में। तो इन चीजों की अनदेखी हो रही थी। तो इसी तरह की जो काव्य रचनाएं जो पढ़ने को मिली, तो श्रोता वर्ग को, प्रबुद्ध वर्ग को ये बोरियत होने लगी और उनको एक आंदोलन की आवश्यकता पड़ी कि इससे इतर समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसको काव्य का विषय बनाया जाए, जीवन का जो दर्शन है उसको काव्य का विषय बनाया जाए, जिससे कि लोगों को सद्मार्ग मिले, सद्ज्ञान मिले और सत प्रेरणा मिले। तो इसी प्रकार इसकी तरफ से यानी रीतिकालीन काल की जो इतिवृत्तात्मकता है और दर्शन प्रियता है, ये जनता को प्राप्त होने लगी और साहित्य में कुछ नवीन उन्मेष होने लगा। नवीन उन्मेष, साहित्य में कुछ नवीन उन्मेष होने लगा। उन्मेष, नवीन उन्मेष होने लगा, साहित्य में कुछ नवीन उन्मेष होने लगा। ठीक है ना। नवीन उन्मेष का मतलब है एक नई धारा, नया चिंतन, नई दृष्टिकोण होने लगा, है ना। और ये 1850 में ही इसका प्रारंभ हो चुका था, इस नई चिंतना का 1850 में इसका प्रारंभ हो चुका था। और इसी समय साहित्य में जब नव चेतना का उन्मेष होने लगा, तो इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण भी हो रहा था। आधुनिक भारत का निर्माण भी हो रहा था, भारत का निर्माण भी हो रहा था, आधुनिक भारत का निर्माण भी हो रहा था। अब अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, तो इस समय राजनीतिक जो दृष्टिकोण था, राजनीतिक जो दृष्टिकोण था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना, है ना। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होना, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का होना 1857 में हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद देशव्यापी चेतना की लहर का उठना, अंग्रेजों द्वारा किए गए विभिन्न सुधार और अंग्रेजी कुशासन के विरोध में लोगों में विद्रोह फैलना, गांधी जी के आंदोलन होना। तो ये विभिन्न गतिविधियां, राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिले और एक नई लहर और एक नई राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है, हमको दिखाई देने लगी। तो नव भारत निर्माण का भी इसमें परिवर्तन देखा जाने लगा। दूसरी बात राजनीतिक दृष्टिकोण, अगर देखा जाए सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रह्म समाज की स्थापना इसी में हुई, इस काल में ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज की स्थापना भी इसी युग में हुई। दूसरी तरफ राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गोविंद गुरु, है ना, और महात्मा गांधी, इन्होंने समाज के सुधार के लिए बहुत कार्य किया। समाज सुधार को बहुआयामिक चेतना प्रदान की और समाज सुधार आगे हुआ। पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक आविष्कारों का भी भारतीय सोच की दिशा में बदलाव हुआ। इसमें नए नए आविष्कार हुए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव पड़ा भारतीय समाज में और एक नई सोच के दृष्टिकोण लोगों को मिला। ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सामाजिक धाराओं के परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं इस युग में। और देखा जाए आर्थिक दृष्टिकोण, अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए समाज के समय आर्थिक उन्नति क्या थी, तो क्या थी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे जो वैज्ञानिक सोच को लेकर स्थापित होने लगे, छोटे छोटे उद्योग धंधे वैज्ञानिक सोच को लेकर स्थापित होने लगे, है ना। दूसरी बात उनमें अर्थव्यवस्था का उन्मेष होने लगा। अंग्रेजों के साथ साथ भारत में पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था थी उसका
नए नए छोटे छोटे धंधों के रूप में विकसित होने लगे और भारतीय जनता को आर्थिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई वैज्ञानिक सोच के अनुसार इसमें पूंजीपतियों ने अपना योगदान दिया वैज्ञानिक सोच के अनुसार। ठीक है, वैज्ञानिक सोच के अनुसार अब देखिए धीरे 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 यानी सामंतशाही का सामंतवादी जो विचारधारा थी उसका पतन हो गया, ठाकुरशाही विचारधारा उसका पतन हो गया और लोगों में जागृति पैदा हुई। लोग आर्थिक उन्नति चाहते थे, इसलिए लोग छोटे छोटे धंधे स्थापित करने लगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें कार्य करने लगे और एक भारत एक बदलाव की ओर चलने लगा। कहने का मतलब गरीबी और बेरोजगारी दो चीजें भारत में इस समय बहुत ज्यादा थी, तो इनको मिटाने के लिए जिस चेतना का नई चेतना का होना स्वाभाविक था। तो ऐसे युग में अगर हम देखें, ऐसे युग में हिंदी साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ, हिंदी साहित्य में क्या परिवर्तन हुआ ऐसे युग में अगर हम देखें हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य में भी इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। पाश्चात्य जो शिक्षा थी, आधुनिकता ने हिंदी साहित्य को भी बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तित किया था, प्रभावित किया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के इस दौर में भी पड़ा और यदि मोटे मोटे रूप में कहा जाए, मोटे रूप में कहा जाए तो हिंदी साहित्य में दो परिवर्तन देखने को मिले, दो परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मुख्य परिवर्तन, एक परिवर्तन कि हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास, हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास। और दूसरा जो मोटा परिवर्तन देखने को मिलता है वो क्या है, ब्रज भाषा के स्थान पर, ब्रज भाषा के स्थान पर, ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना, खड़ी बोली की स्थापना, खड़ी बोली की स्थापना। ठीक है ना, ये दो मुख्य परिवर्तन देखने को मिले आधुनिक काल में। क्या कि हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास होना और ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्थापना होना, खड़ी बोली और गद्य लेखन की स्थापना, ये दो चीजें इस युग में सामने निकल कर आती है, क्योंकि ये वो काल था जिसमें गद्य लेखन की जो परंपरा थी, अनेक विधाएं थी, उसका विकास इसी काल में हुआ। और ब्रज भाषा जो कभी एक समय संपूर्ण साहित्य का आधारभूत भाषा थी, उस ब्रज भाषा से हटकर लोग खड़ी बोली में रचना करने लगे और हिंदी को साहित्यिक दृष्टिकोण से उन्नत करने के लिए अपना बड़ा योगदान देने लगे, है ना। तो ये दो चीजें निकल कर आई। अगर हम मोटे तौर पर देखें आधुनिक विकास को, तो आधुनिक विकास छोटे छोटे आंदोलनों से युक्त है। छोटे छोटे साहित्यिक आंदोलन हुए, इन साहित्यिक आंदोलन को अगर हम देखें तो हम 6 भागों में इस प्रकार बांट सकते हैं, है ना। यानी हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक विकास अगर आधुनिक विकास के आधार पर देखें तो हमको इसको छोटे छोटे
आंदोलनों में बांटेंगे, है ना। नंबर 1, जैसे नंबर 1 में बांटते हैं हम भारतेंदु युग, इसको लिखेंगे भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु, है ना। इसका जो समय अवधि है, इसका जो काल रहा है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, इसका काल चल रहा है ना। नंबर 2, द्विवेदी युग, द्विवेदी युग यानी सुधारवादी युग, सुधारवादी युग, इसको कह सकते हैं, है ना। इसका काल है 1900 से 1915, 1900 से 1915, ठीक है ना, इस आंदोलन का। और उसके बाद देखते हैं तीसरा, छायावादी युग, छायावादी युग, छायावादी युग का जो काल चल रहा है 1915 से 1935 ईस्वी से 1935 ईस्वी तक, ये छायावादी युग रहा, जो महत्वपूर्ण युग, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा जाता है, महत्वपूर्ण युग कहा जाता है हिंदी साहित्य का। उसके बाद प्रगतिवादी युग, है ना। नंबर 4 देखते हैं कि प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग, ये 1935 से 1942, 1935 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखो प्रयोगवादी युग, प्रयोगवादी युग। अब प्रयोगवादी युग 1942 से 1942 ईस्वी से और ये 1960 तक, 1960 ईस्वी तक, ठीक है ना। अब छठा है, वो है नई कविता, नई कविता, नई कविता 1960 से और आद्य तक, मतलब आज तक, है ना। आप देखिए कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक विकास है उसको हमें इन 4-6 कालखंडों में बांटकर इसका अध्ययन करते हैं, तो हमें विभिन्न आंदोलनों के बारे में पता लगता है। भारतेंदु युग पहला है, भारतेंदु युग, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहने का मतलब है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऐसे साहित्यकार हुए हैं, ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने खड़ी बोली की स्थापना की शुरुआत की, है ना। 1857 से 1900 तक भारतेंदु युग कहा जाता है। और उसके बाद द्विवेदी युग, है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, ठीक है ना। फिर आता है द्विवेदी युग, ये द्विवेदी युग ये किसके नाम से आता है? ये आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ये कालखंड चलता है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी महान साहित्यकार हुए हैं और उन्होंने खड़ी बोली की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और छायावादी युग आता है 1915 से 1935 की कालखंड में, ठीक है ना। ये
देखिए छायावाद, छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं, भारती वर्मा को, सुमितानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जसवंत प्रसाद। ये 4 मुख्य स्तंभ है छायावाद के, जो छायावाद धारा के प्रवर्तक कहे जाते हैं। प्रगतिवादी युग 1935-1942 के कालखंड में। इसके बाद प्रयोगवादी युग 1942 से 1960 के कालखंड में। उसके बाद नई कविता को 1960 से आधुनिक काल में जो समकालीन कविता है वो आज के तक की जो कविता है वो आधुनिक काल नई कविता के अंतर्गत आती है। तो हमें ध्यान देने की बात यह है कि संपूर्ण 6 जो कालखंड है छोटे छोटे है ना, ये आधुनिक काल, ये संपूर्ण जो छोटे छोटे काल है आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। इतने सारे आंदोलन होते हैं आधुनिक काल में, और ये सारे आंदोलन हिंदी साहित्य में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके नए नए परिवर्तनों के बारे में बताते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं, हम एक एक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। अब हमें एक एक के बारे में अध्ययन करना है। देखिए सबसे पहले देखते हैं भारतीय युग 1857 से 1900 ईस्वी तक के कालखंड को भारतीय युग कहा जाता है। हम जानते हैं कि भारतीय युग के केंद्रीय व्यक्तित्व भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये केंद्रीय व्यक्तित्व है भारतेंदु युग के, और इन्हीं के नाम से ये भारतेंदु युग पड़ा, नाम पड़ा। ठीक है ना, हम देखते हैं कि वे राष्ट्रीय चेतना के संवाहक है। वो क्या है? उनमें राष्ट्रीय चेतना कूट कूट कर भरिए, राष्ट्रीय चेतना के संवाहक है, चेतना के संवाहक, राष्ट्रीय चेतना के संवाहक है उनके द्वारा, और आधुनिक हिंदी साहित्य के चेतना के प्रणेता भी कहे जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की चेतना के प्रणेता भी ये कहे जाते हैं। माना जाता है इस काल में इन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ इन्होंने ब्रज भाषा में भी काव्य रचना की है, लेकिन उसके साथ साथ खड़ी बोली में भी इन्होंने काव्य रचना की। यानी ये ब्रज भाषा में काव्य रचना करने के साथ साथ इन्होंने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की। खड़ी बोली में भी इन्होंने काव्य रचना की, है ना। एकमात्र ऐसे, इसलिए कह सकते हैं कि ब्रज भाषा और खड़ी बोली के बीच के संधि कवि कहे जाते हैं, है ना। ये दोनों भाषाओं के संधि कवि कहे जाते हैं। इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, खड़ी बोली में लिखा, है ना। तो देखिए पाश्चात्य काल में लेखन शैलियों का प्रभाव भी इसी युग में देखने को मिलता है ना। तो गद्य में जो विभिन्न जो कहानी है, कहानी, उपन्यास, नाटक, है ना, कहानी, उपन्यास, नाटक, है ना, ये जितनी भी विधाएं हैं, आदि विधाएं भी इसी काल में, आदि विधाओं का प्रारंभिक इसी काल में माना जाता है। इसी काल में भारतेंदु जिन्हें कहानी, उपन्यास, नाटक का जो प्रारंभ है वो इसी काल में इन्होंने शुरू किया था। और इनके देखे देखे आने वाले जो प्रवर्तित कवि है ना, प्रवर्तित कवि है, उन्होंने भी खड़ी बोली में बहुत सारा साहित्य लिखा। और धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, कविता के क्षेत्र में कवि ने रीतिकालीन कविता, कविता के क्षेत्र में क्या किया कि इतिवृत्तात्मकता, दर्शन क्रियता को त्याग कर, अलंकारिकता को त्याग कर, छंदबद्धता को त्याग कर, है ना, कहने मतलब रीतिकालीन विशेषताओं को त्याग कर, और काव्य को आम जनता की वाणी बनाया। काव्य को क्या बनाया? आम जनता की वाणी, आम लोगों की वाणी, आम लोगों की वाणी बनाया। क्या? किसको? काव्य को। काव्य को आम लोगों की वाणी तक
संरचना को छंदबद्धता थी। ये नहीं कि छंदबद्ध कविता होनी चाहिए जिसमें अलंकार होनी चाहिए, है ना, ऐसे कोई मजबूरी नहीं थी। यानी कविता को छंद की बद्धता से निकालकर, अलंकारों से निकालकर और खुले आसमान में काव्य लिखने के लिए लोगों जन जन तक पहुंच, जन जन के लोगों की आम आवाज बनाने के लिए कविता को लिखा गया, है ना, कविता का प्रयोग किया गया। और जो शासन है, व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, आडंबर है, बुराइयां हैं, उन पर इस युग में काव्य के माध्यम से उपहास किया गया, ठीक है ना, उन्हें हटाया गया। तो कहने का मतलब है सामंतवादी मूल्यों का स्वर मुखरित किया गया। कहने का मतलब है कि इस युग में साहित्य, इस युग में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में कवियों ने संस्कृत, बंगला और अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया और अन्य भाषाओं में हिंदी साहित्य को अनुवाद भी हुआ है। अब देखिए कौन कौन से जो कवि थे इस युग में जो महान कवि कहे जाते हैं, जिनके आधार पर एक भारतेंदु थे, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, एक बद्रीनारायण यानी प्रेमघन, जिनको प्रेमघन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, ठीक है ना। ये विभिन्न भारतीय युग के ये विभिन्न साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने खड़ी बोली में साहित्य लिखने का प्रारंभ किया था और बहुत अच्छा इन्होंने रचनाएं खड़ी बोली में लिखी है। तो इस प्रकार भारतीय युग की शुरुआत होती है और भारतीय युग में कहने का मतलब है कि भारतीय युग में जो सांस्कृतिक और साहित्यिक जो स्तर था उसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आगे जाके इसकी जो चरमोत्कृष्टता है, चरमोत्कृष्टता है, वो अगले युग में, वो द्विवेदी युग में आई। कौन से युग में? द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में, ठीक, द्विवेदी युग में। अब द्विवेदी युग को सुधारवादी काल कहा जाता है, सुधारवादी काल, इसको सुधारवादी काल भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्यों कहते हैं, और डॉक्टर रामविलास शर्मा, इसको नवजागरण काल कहते हैं, नवजागरण काल के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसको नवजागरण काल कहते हैं, द्विवेदी युग। अब द्विवेदी कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम से ये युग व्यंजित है, नामित है ना, इनके नाम से। क्योंकि हम जानते हैं 20वीं सदी के आरंभ में भारतवर्ष में हर क्षेत्र में गति तेज हो गई, साहित्यिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, यानी जो गति शुरुआत हुई थी भारतीय युग में वो आते आते द्विवेदी युग में बहुत तेज हो गई थी, है ना। सभी क्षेत्रों में गति प्रबल हो गई थी और भारतीय युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, साहित्य स्तर पर जो आधुनिकता की हल्की सी लहर प्रभावित हुई थी वो द्विवेदी युग तक आते आते विशाल और तीव्र हो गई, है ना, विस्तृत हो गई, तीव्र हो गई। फिर क्या? प्रसाद द्विवेदी इस युग के केंद्र बिंदु है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है इस युग के क्या है? केंद्र बिंदु है।
केंद्र बिंदु व्यक्तित्व हैं। वे स्वयं साहित्य रचना करते थे और अपने युग के रचनाकारों को प्रेरित करते थे खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए। खड़ी बोली में काव्य रचना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। मानते थे वो रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन रेलवे की नौकरी उन्हें रास लिया, साहित्यिक सेवा में खुद पड़े और उन्होंने एक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। सरस्वती पत्रिका में वो नए नए जो रचनाकार लेखक हैं, कवि हैं, उनको आमंत्रित करते थे रचना लिखने के लिए और खड़ी बोली में रचनाओं को लिखने के लिए आमंत्रित करते थे। यानी ब्रज भाषा से इतर होकर खड़ी बोली में वो काव्य रचना के लिए नए नए लेखक और कवियों को आमंत्रित करते थे और उन काव्य रचनाओं को वो पढ़ते थे। उनमें जो त्रुटियां थी, कमियां थी, उनको कवियों के साथ बैठकर उसमें संशोधन किया करते थे। तब जाकर सरस्वती पत्रिका में उनको छापा जाता था। इस प्रकार धीरे धीरे खड़ी बोली में बहुत सारे कवि और लेखक आए और उन्होंने नई नई रचनाएं लिखकर सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया और एक नई चेतना और नई दृष्टिकोण की जो काव्य शैली है और जो खड़ी बोली जो भाषा है उसमें काव्य रचना को पढ़कर लोगों ने उसे अपनी बात माना, अपना चिंतन माना और वो धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो गई, है ना। कहने का मतलब है कि सरस्वती पत्रिका उस समय नए कवियों के लिए मंच का कार्य करती थी। खड़ी बोली का जो भाषा संस्कार है उसको इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया था और साहित्य आरक्षक को संबोधित करने की दृष्टि से अपने युग के रचनाकारों का उन्होंने नेतृत्व किया। इसलिए इसको हम कहते हैं सुधारवादी काल। मतलब इसमें लेखन में सुधार भी किया गया, त्रुटियों को दूर किया गया और एक नई चेतना से नवीन धारा की कविता लिखी जाने लगी, है ना। और खड़ी बोली में जो संस्कार थे वो स्थापित होने लगे, ठीक है ना। इस युग में कविता रीतिकालीन संस्कारों से पूर्ण मुक्त हो गई थी, अलंकारिकता से मुक्त हो गई, छंदप्रियता से मुक्त हो गई थी, है ना। अब कविता स्वतंत्र आसमान में सांस ले रही थी, ठीक है ना। और इस युग में जो महान साहित्यकार हुए थे वो हुए थे जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, श्रीधर पाठक जी और जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे आदि अनेक कवियों ने इस युग में खड़ी बोली को काव्य के उपयुक्त भाषा बनाने में सफल प्रयोग किया था। काव्य की उपयुक्त भाषा बनाया इन लोगों ने, किसको? खड़ी बोली को, और खड़ी बोली को काव्य के लिए एक स्थापित भाषा का अधिकार दिलाया।